ऐसा पहली बार होता है जहाँ पे रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर एंड क्रिश्चियन ऑफ अरब, इन तीनों की एक अलाइड फोर्स जिसमें 1 लाख से 1.5 लाख की आर्मी थी, बैटल ऑफ फिराज में। और दूसरी तरफ खालिद इब्न वलीद, जिनके 15,000 से 18,000 की आर्मी थी। और नतीजा क्या निकलता है इस बैटल का? बुरी तरीके से हार होती है इन अलाइड फोर्स की। इनके 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी अंपायर हार जाती है। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नाम ही काफ़ी था जालिम एम्परर्स के दिल में खौफ पैदा करने के लिए। सिर्फ 7 से 8 सालों में जो मिडल ईस्ट में बड़े बड़े एम्पायर थे, रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर, बाइजेंटाइन, लोकल आर्मीज, ये सबके पैर उखड़ गए। खालिद बिन वलीद को मास्टर ऑफ टैक्टिक्स भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने 100 से ज़्यादा जंग किए और कोई एक भी बैटल नहीं हारे। उन्हीं बैटल्स में से कुछ आज हम ओवरव्यू करेंगे। इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले खालिद बिन वलीद ने 2 बैटल किया इस्लाम के अगेंस्ट। बैटल ऑफ ओहद, जो कि रिवेंज था बैटल ऑफ बद्र का, और दूसरा बैटल ऑफ ट्रेंच। वैसे तो बैटल ऑफ ओहद में खालिद बिन वलीद आए थे बैटल ऑफ बद्र का रिवेंज लेने, जहाँ पे कुरैश आर्मी का बहुत नुकसान हुआ था। बद्र मक्का से 310 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं मदीना से 150 किलोमीटर की दूरी पे। बैटल ऑफ बद्र होता है 624 सीई में, जहाँ पे मक्का कुरैश फोर्स एक तरफ, जिनको कमांड कर रहा था अबू जहल, 1000 आर्मी, 100 से ज़्यादा घोड़सवार और 170 से ज़्यादा कैमल, अब फुल्ली प्रिपेयर्ड फोर्स। दूसरी तरफ थे मदीना के मुस्लिम, जिनको कमांड कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ 313 आर्मी, 2 घोड़सवार और 70 ऊँट। नतीजा क्या निकलता है इस बैटल का? बुरी तरीके से हारती है मक्का कुरैश आर्मी। इनके 70 लोग मारे जाते हैं और 70 लोग कैप्चर किए जाते हैं। इनके बड़े कमांडर्स जैसे अबू जहल, उतबा, शेबा, ये भी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कंपेनियन के सिर्फ 14 सहाबा शहीद होते हैं। इतनी बड़ी फोर्स होने के बाद भी हार जाना और इनके बड़े बड़े लीडर्स का मारा जाना, यही वो रीज़न था कि बैटल ऑफ उहद हुआ, जहाँ पे खालिद बिन वलीद भी थे। बैटल ऑफ उहद होता है 625 सीई में, ठीक अगले साल बैटल ऑफ बद्र के। यहाँ पे भी मिलिट्री में बहुत डिफरेंस था। एक तरफ कुरैश, जिनके पास 3000 मेन और 200 से ज़्यादा कैवेलरी यानी घोड़सवार। दूसरी तरफ मुस्लिम, जिनके पास सिर्फ 700 मेन और अप्रोक्सीमेटली 4 घोड़सवार। ज़रा सोचो दोस्तों, एक तरफ 3000, दूसरी तरफ सिर्फ 700, ये 1/4 के रेशो से भी कम है। उसके बाद प्रॉफिट ने 50 तीरंदाज को माउंट ओहद पे डिप्लॉय किया और उन्हें सख्ती से मना किया जब तक खबर ना दी जाए ना उतरना, ताकि मुस्लिम कंपेनियन के बैक को सपोर्ट मिल सके। अब सिर्फ 650 और दूसरी तरफ 3000 वेल इक्विप्ड। इतने कम नंबर होने के बाद भी मुस्लिम कंपेनियन कुरैश पे भारी पड़ते हैं और कुरैश धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। ये सब देखने के बाद 50 तीरंदाज जो माउंट ओहद पर डिप्लॉय किए थे, उन्हें लगा कुरैश भाग गए। जो बैटल के रिमेनिंग्स थे वो कलेक्ट करने के लिए वो नीचे उतरे, हालांकि उन्हें कोई खबर नहीं दी गई थी। ये सब देखते खालिद बिन वलीद काउंटर अटैक करते हैं और मुसलमान का यहाँ बड़ा नुकसान होता है। 70 सहाबा शहीद होते हैं। एक गलती और फतह शिकस्त में बदल जाती है। बैटल ऑफ ट्रेंच यानी गज़वाए खंदक, वैसे तो ये बैटल ऑफ उहद के 2 साल बाद यानी 627 सीई में हुआ था, लेकिन इसका प्रिपरेशन बैटल ऑफ उहद के तुरंत बाद चालू हो गया। ज्यूस ट्राइब थी जिसका नाम था बनु नदीर। वैसे तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में, जिसका मतलब ये था कि बाहर से जो कोई भी मदीना पे हमलावर होता है तो मदीना के जितनी भी ट्राइब्स हैं, चाहे किसी भी मजहब के, वो सब मिलके प्रोटेक्शन ऑफ मदीना करेंगे। बैटल ऑफ उहद के 3-4 महीने बाद ही ये गंदी साजिशों में इन्वॉल्व हुए, प्रॉफिट पे जानलेवा हमला करने का प्लान बनाया। जबरील अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट को खबर दी और फिर बनु नज़ीर को मदीना से निकाला गया। और यही रीज़न होता है कि बनु नज़ीर जाके कुरैश से मिलती है और बैटल ऑफ ट्रेंच होता है, जहाँ पे एक तरफ कुरैश के 10,000 आर्मी और दूसरी तरफ मुस्लिम के 3000 आर्मी। ये मुस्लिम के लिए एक डिफेंसिव बैटल था। ये बैटल होता है मदीने में और इस फील्ड के चारों तरफ माउंटेन और ट्रीज थे, उसको क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था। वहीं जो मेन इंट्रेंस था उसे ब्लॉक किया गया, वहां पे ट्रेंच खोदा गया ताकि जो दुश्मन आर्मी है वो इसे क्रॉस ना कर पाए। कुरैश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी आया था जिसका नाम था आम्र। ये एक चैंपियन था और इसे 1000 आदमियों के बराबर माना जाता था। उसने कैसे तो करके वो ट्रेंच को क्रॉस किया और चैलेंज किया कि मुस्लिम कंपेनियन की तरफ से कोई आए और उसके साथ डुअल करे, 1 by 1 करे। तो उसने काफी टॉन्ट मारा तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने प्रॉफिट से रिक्वेस्ट की
प्रॉफिट ने अपनी तलवार उन्हें दी और ये डुअल होता है। नतीजा ये निकलता है कि अम्र मारा जाता है। तकरीबन 1 महीना ये सीज चलता है और इन द एंड मुस्लिम की डिफेंसिव जीत होती है। अगले साल यानी 628 से यहाँ पे ट्रेटी ऑफ हुदैबिया होती है। मक्का और मदीने के बीच में एक पीस एग्रीमेंट होता है। इसकी वजह से खालिद बिन वलीद बहुत इम्प्रेस होते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर यानी 629 में वो इस्लाम कबूल करते हैं और इसके कुछ महीने बाद ही बैटल ऑफ मुता होता है। प्रॉफिट ने एक इन्वॉय भेजा जिनका नाम अल हरीथ इब्न उमैर था। उनको सीरिया में मौजूद बुसरा के एम्परर तक एक लेटर पहुंचाना था, लेकिन बीच रास्ते में जॉर्डन का एक सिटी है जिसका नाम मुता है, वहीं पे इनको शहीद किया गया। गस्सानी किंगडम का एक गवर्नर ने शहीद किया जो कि अलाइड था बाइजेंटाइन एम्पायर से। यही रीजन होता है जिसके वजह से मुस्लिम और बाइजेंटाइन के बीच में ये जंग होती है। एक तरफ गस्सानी और बाइजेंटाइन एम्पायर का कोलिजन जिसको लीड कर रहा था थियोडोर और इसमें 1 लाख से ज्यादा सोल्जर थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम के सिर्फ 3000 सोल्जर्स और प्रॉफिट ने टोटल में 3 कमांडर को अपॉइंट किया। पहले जैद इब्न हरीथा, फिर जाफर इब्न अबी तालिब और फिर अब्दुल्लाह इब्न रवाहा। ये बैटल शुरू होता है और एक एक करके मुस्लिम के तीनों कमांडर शहीद होते हैं। अब जब वहां कोई कमांडर नहीं बचता है तो साबित इब्न अकरम झंडा उठाते हैं और खालिद इब्न वलीद को झंडा थमा देते हैं। प्रॉफिट मदीने में अपने कंपेनियंस को इस बैटल का सारा इंफॉर्मेशन दे रहे थे और जैसे ही झंडा खालिद बिन वलीद ने उठाया, प्रॉफिट ने कहा कि अल्लाह के तलवार ने झंडा उठा लिया है। कमांडर बनने के बाद ऐसा इंटेंस फाइट होता है कि खालिद बिन वलीद के हाथ में 9 तलवारें टूटती हैं। खालिद बिन वलीद यहाँ पे ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी का यूज किए और जो इनके सोल्जर्स थे उनको रिफॉर्म किए। कुछ सोल्जर डस्ट उड़ाते और कुछ सोल्जर अपना लुक चेंज करते और वो ऐसा रिक्रिएट किए कि बाइजेंटाइन को लगा कि रातों रात मुस्लिम की नई आर्मी पहुंच गई और इसलिए बाइजेंटाइन अपने अटैक को रोक देती है। सिर्फ 12 से 15 सहाबा शहीद होते हैं और खालिद बिन वलीद सारे सोल्जर्स को मदीने लेके आ जाते हैं। इसी के कुछ महीने बाद यानी 630 सीई में कुरैश वाले ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को तोड़ देते हैं और फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का होता है जहां पे मुस्लिम मक्का को कैप्चर करते हैं बिना किसी के खून बहाए। फिर उसके फौरन बाद बैटल ऑफ हुनैन होता है एंड सीज ऑफ ताइफ हो जाता है। फिर बैटल ऑफ तबूक होता है। मक्का फतह होने के बाद 2 बड़े कबीले हवाज़ीन एंड तकीफ, इन्हें लगा कि मुस्लिम इन्हें भी कैप्चर कर लेंगे, इसलिए ये पहले ही चैलेंज किए बैटल ऑफ हुनैन के लिए। कबीले के लोग प्लान बनाते हैं और छुप जाते हैं वैली ऑफ हुनैन के स्लोपी माउंटेन पे और फिर जब मुस्लिम फोर्स वहां से गुजरती है ये सरप्राइज अटैक कर देते हैं। धोखे के अटैक के बाद भी ये हार जाते हैं और इनके 6000 लोग कैदी बन जाते हैं और इनके जो फोर्टिफाइड किले होते हैं ताइफ में उन्हें सीज किया जाता है। ये सीज तकरीबन 25 दिन से 1 महीने तक चलती है। कुछ महीनों बाद प्रॉफिट को एक खबर मिलती है कि बाइजेंटाइन आर्मी जमा कर रही है नॉर्थ अरेबिया और मदीना को इन्वेड करने के लिए। प्रॉफिट 30,000 सोल्जर्स जमा करते हैं और रवाना हो जाते हैं तबूक के लिए। प्रॉफिट जब तबूक पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पे बाइजेंटाइन का कोई भी आर्मी नहीं था। वो वहां पे 20 दिन स्टे करते हैं और इसी के दौरान वो खालिद इब्न वलीद को एक अलग मिशन देते हैं। खालिद इब्न वलीद तकरीबन 500 कैवेलरी के साथ दुमातल जंदाल के शहर जाते हैं जिसका रूलर उकैदिर इब्न अब्दुल मलिक था। किले के बाहर ही उसे पकड़ते हैं और प्रॉफिट के पास लेके आते हैं। अब तक अरब पेनिनसुला पे मुस्लिम डोमिनेट कर रहे थे। फिर आता है 632 जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसती होती है। कुछ कबीले ज़कात और टैक्स देने से मना कर देते हैं तो कुछ कबीले झूठा प्रॉफिट बन के बैठ जाते हैं। इस्लाम के पहले खलीफा बनते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ये सब सिचुएशन देखने के बाद यहाँ पे रिदा वॉर चालू होती है। मॉडर्न डे हाइस से 25 माइल की दूरी पर एक वाटर सोर्स था जिसका नाम था बुज़ाखा और यहीं पे होता है बैटल ऑफ बुज़ाखा। एक तरफ था अरब का रिबेल ट्राइब जिसका लीडर था तुलैहा जो खुद को प्रॉफिट भी मानता था और इसके पास टोटल में 35,000 सोल्जर्स थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम के खालिद बिन वलीद जिनके पास सिर्फ 6,000 सोल्जर्स थे। ये बैटल शुरू होती है और 6 गुनी बड़ी आर्मी पीछे हटने लगती है। इनके सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट ऊंट से भाग जाते हैं। यहीं भागे हुए लोग कुछ दिन बाद पकड़े जाते हैं बैटल ऑफ घबरा में। और फिर इसी के बाद दोस्तों अब तक की सबसे ब्लडिएस्ट बैटल होती है यमामा में जो कि मॉडर्न डे रियाद में पड़ता है।
यहाँ पे एक रिबेल ट्राइब थी जिसका नाम था बनु हनीफा, जिसका लीडर था मुसैलिमा अल कज़्ज़ाब, जो अपने आप को प्रॉफिट भी मानता था, और इसकी टोटल में आर्मी 40,000 थी। दूसरी तरफ कमांड कर रहे थे खालिद बिन वलीद, जिनके पास 13,000 के सोल्जर्स थे। बैटल शुरू होती है और झूठे प्रॉफिट मुसैलिमा के सोल्जर्स गिरने लगते हैं। इसी के डर से वो अपने आप को फोर्टिफाइड किले के अंदर बंद कर लेते हैं। मुस्लिम तमाम कोशिश करते हैं गेट खोलने के लिए, लेकिन गेट नहीं खुलता। फिर यहाँ पे एक सहाबी अलबरा इब्न मलिक, वो कहते हैं कि उन्हें जो फोर्टिफाइड वॉल था उसके ऊपर से फेंक दिया जाए और वो अकेला जाके फाइट करके गेट खोलेंगे। ऐसा ही हुआ, उनको ऊपर से दाखिल किया गया और काफ़ी जख्म के बाद वो दरवाज़ा खोल देते हैं। उसके बाद फोर्टिफाइड के वो जो वॉल्स थे उसके अंदर ऐसा इंटेंस फाइट हुआ कि उसका नाम पड़ा हकीकतुल मौत, द गार्डन ऑफ डेथ। यहाँ पे झूठा प्रॉफिट मुसैलिमा भी मारा जाता है और उसके 20,000 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं, और मुस्लिम की तरफ से 1200 शहीद होते हैं। यहाँ पे 400 से ज़्यादा हुफ़ाज़ भी शहीद होते हैं, जिसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा से मशवरा करते हैं और फिर कुरान की फर्स्ट कॉपी बनती है। ये बैटल एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होती है, जिससे कुछ महीने बाद ये रिदा वॉर एंड हो जाता है। इसके बाद हज़रत अबू बकर खालिद बिन वलीद को भेजते हैं इराक पर्शियन अम्पायर के खिलाफ। ये बैटल मॉडर्न डे कुवैत के कजीमा में हुआ था, और इस बैटल का नाम बैटल ऑफ चैन इसलिए पड़ा था क्योंकि पर्शियन अम्पायर के जो आर्मी थे, इनके सोल्जर्स 10 या 9 के ग्रुप में चैन्स में बांध के आए थे। ये इसलिए था क्योंकि वो हार तो जाएंगे लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। पर्शियन आर्मी की तरफ से जो लीडर था उसका नाम था हॉर्मुज, और इसके आर्मी में अप्रोक्सीमेटली 50,000 के सोल्जर्स थे, और मुस्लिम की तरफ से कमांडर थे खालिद बिन वलीद, जिनके पास 18,000 सोल्जर्स थे। शुरू होने से पहले हॉर्मुज एक चाल चलता है और खालिद बिन वलीद को एक झूठा मीटिंग के लिए बुलाता है। वहाँ पे फिर वो खालिद बिन वलीद पे अटैक करता है, और सिंगल अटेम्प्ट में खालिद बिन वलीद उसको मार देते हैं। जो चैन होता है इनके लिए डिसएडवांटेज साबित होता है, और 50,000 में से इनके 30,000 से ज़्यादा लोग इस बैटल में मारे जाते हैं, और बुरी तरीके से पर्शियन अम्पायर यहाँ पे हारती है। इतनी बड़ी अम्पायर मुस्लिम से पहली जंग में बुरी तरीके से हार जाती है, और हॉर्मुज का मारा जाना, पर्शियन अम्पायर रिवेंज लेना चाहती है, और इसलिए बैटल ऑफ रिवर होता है। बैटल हुआ था मज़ार में, जो मेसोपोटामिया का एक सिटी था, जो मॉडर्न डे इराक के बसरा के प्रोविनेंस में पड़ता है। पर्शियन अम्पायर की तरफ से जो लीडर था उसका नाम था करीन, और उसके 40,000 की ट्रूप्स, और खालिद बिन वलीद के वही 18,000 ट्रूप्स। पर्शियन अम्पायर की तरफ से टोटल में 3 कमांडर थे। जो नया कमांडर था वो करीन, और जो 2 कमांडर बच निकले थे बैटल ऑफ चैन से, वो कुबास और अनुशासन। शुरू होती है और ये कमांडर्स का डुअल होता है 1 बाय 1, और ये पर्शियन अम्पायर के तीनों कमांडर मारे जाते हैं, और इनकी ये फोर्स बुरी तरीके से हारती है। इनके 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसी के तुरंत बाद आता है बैटल ऑफ वलाजा, जहाँ पे पर्शियन अम्पायर के अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सोल्जर्स होते हैं, और खालिद बिन वलीद डबल एनवेलप टेक्टिक का यूज़ करके पर्शियन अम्पायर को बुरी तरीके से हराते हैं। और फिर बैटल ऑफ उल्लेस, जिसमें पर्शियन अम्पायर हार जाती है, और इनकी एक बहुत मेजर सिटी थी जिसका नाम था हीरा, जो मॉडर्न डे कुफा से कुछ किलोमीटर की दूरी पे थी। बाद में ये भी सरेंडर हो जाती है। बैटल ऑफ अनबार में भी वही कहानी, पर्शियन अम्पायर हारती है। फिर आता है बैटल ऑफ फिरास। वैसे तो रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर आपस में दुश्मन थे और उनका कोलिजन पॉसिबल नहीं था, लेकिन मुस्लिम आर्मी को हराने के लिए इस बैटल में इनका कोलिजन भी होता है। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर एंड लोकल अरब क्रिश्चियंस, ये तीनों की एक अलाइड फोर्स, जिसमें 1 लाख से 1.5 लाख के सोल्जर्स थे, और जिनको कमांड कर रहा था हॉर्मुज। और मुस्लिम की तरफ से खालिद बिन वलीद के 15,000 से 18,000 सोल्जर्स। बैटल शुरू होती है और खालिद बिन वलीद वही पिंसर टेक्टिक का यूज़ करते हैं, जिसका वजह से पर्शियन अम्पायर, रोमन अम्पायर के 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। बुरी तरीके से इस बैटल फील्ड में दोनों अम्पायर्स के पैर उखड़ते हैं, और इराक पूरा मुस्लिम के अंडर कंट्रोल में आ जाता है। खालिद बिन वलीद का पर्शियन अम्पायर के अगेंस्ट मिशन यहीं पे ख़त्म होता है। फिर उन्हें ऑर्डर होता है सीरिया जाने के लिए, रोमन अम्पायर के अगेंस्ट। खालिद बिन वलीद अपने इलाइट फोर्स को लेकर निकलते हैं सीरिया के सफ़र पे, जहाँ पे रोमन एम्पायर के अगेंस्ट मुस्लिम आर्मी थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी। खालिद बिन वलीद आखिर सीरिया पहुँचते हैं और बहुत से बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं। बैटल ऑफ अजनदैन, बैटल ऑफ फहल, बैटल ऑफ मर्ज एंड सीज ऑफ दमास्कस। ये सारे बैटल का एक ही नतीजा निकलता है, रोमन अम्पायर हर जगह से हारती है। और फिर आता है 636 CE, बैटल ऑफ यरमौक।
तरफ रोमन अम्पायर के 1 लाख से 2 लाख के सोल्जर्स, वही दूसरी तरफ मुस्लिम के 20,000 से 40,000 के सोल्जर्स। ये बैटल टोटल में 6 दिन चलता है और फर्स्ट डे ड्यूल्स होता है जहां पे मुस्लिम लीड कर जाते हैं। सेकेंड डे रोमन अम्पायर के कमांडर्स प्लान बनाते हैं फजर की नमाज के वक्त मुस्लिम पे अटैक किया जाए, लेकिन ये चीज़ खालिद बिन वलीद को पहले से पता थी और इसलिए वो यहाँ पे भी नाकाम हो जाते हैं। डे 3 और डे 4 पे हैवी अटैक करती है रोमन अम्पायर मुस्लिम्स के ऊपर, जहाँ पे मुस्लिम्स का काफ़ी नुकसान होता है। फिर आता है 5वां दिन जहाँ पे रोमन अम्पायर के सोल्जर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनके कमांडर नेगोशिएशन की बात करते हैं, लेकिन ये नेगोशिएशन नहीं होता है, खालिद बिन वलीद मना कर देते हैं। छठे दिन खालिद बिन वलीद अटैक करते हैं अपने कैवेलरी के साथ और रोमन अम्पायर के 70,000 सोल्जर्स मारे जाते हैं। इस बैटल के बाद रोमन अम्पायर सीरिया से हमेशा के लिए निकल जाती है और मुस्लिम की हुकूमत वहाँ पे कायम हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितनी भी बैटल्स की बात करी उन हर एक बैटल पे आसानी से घंटों का वीडियो बन सकता है। और जो वाक़यात मैंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताया, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है। मोबाइल और टीवी के स्क्रीन पे बैठ के फिजूल की चीज़ें घंटों देखने से अच्छा है कि हम अपने घर में और अपने बच्चों को सही हिस्ट्री की एजुकेशन दें।